कहाँ पर? मैंने हाफते हुए पूछा। इंटरव्यू शुरू होने में 2 मिनट का वक्त बाकी था और मुझे अपना रूम नहीं मिल रहा था। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के भूलभुलैया गलियारों में भटकते हुए मुझे जो मिलता मैं उसी से रास्ता पूछने लगता। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे इग्नोर कर दिया, कुछ तो मुझे देखकर खी कर हंसने लगे, पता नहीं क्यों। अब मुझे पता चला क्यों। मेरा लहजा। साल 2004 में मेरी इंग्लिश बिहारी नुमा हुआ करती थी। उसे इंग्लिश नहीं कहा जा सकता था। वो तो 90% बिहारी हिंदी मिक्स थी, जिसमें 10% खराब इंग्लिश मिक्स कर दी गई थी। मिसाल के तौर पे मैं इन शब्दों में अपना रूम का पता पूछ रहा था। कमटी रूम, बतलाइएगा जरा। हमारा इंटरव्यू है ना वहाँ। मेरा खेल का कोटा है। किस तरफ है? वेयर यू फ्रॉम मैन? एक लड़के ने पूछा, जिसके बाल बहुतरी लड़कियों से भी लंबे होंगे। मी माधव झा फ्रॉम सिमराव बिहार। उसके दोस्त हंस पड़े। ये तो मुझे बाद में पता चला कि लोग अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जिन्हें वे रेटिकल क्वेश्चन कहते हैं, यानी एक ऐसा सवाल जिसे वे महज कुछ साबित करने के लिए पूछते हैं, कोई जवाब पाने के लिए नहीं। यहाँ उसके इस सवाल का मतलब ये साबित करना था कि मैं उन लोगों के बीच एलियन था। तुम किस चीज के लिए इंटरव्यू देने आए हो? पियून के लिए, लंबे बाल वाले लड़के ने कहा और हंस दिया। मुझे तब इतनी इंग्लिश भी नहीं आती थी कि मैं उसकी इस सवाल को समझकर उसका बुरा मान सकूं। फिर मैं जल्दी में भी था। आपको पता है रूम कहाँ है? मैंने उसके दोस्तों की ओर एक नजर डालते हुए पूछा। वे सभी अमीरजादे इंग्लिश टाइप लग रहे थे। छोटे कद के एक थुलथुल लड़के को शायद मुझ पर तरस आ गया। उसने कहा, मैन रेड बिल्डिंग के कॉर्नर से लेफ्ट में चले जाओ, तुम्हें कमेटी रूम का साइन नजर आ जाएगा। थैंक यू, मैंने कहा। कम से कम मुझे इंग्लिश में इतना तो ठीक से कहना आता ही था। साइन बोर्ड इंग्लिश में लिखा होगा, तुम उसे पढ़ सकोगे? लंबे बाल वाले लड़के ने फिर कहा। वो मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू था। 3 बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे। उन्हें देखकर लगता था कि जिस दिन से उनके बाल सफेद होना शुरू हुआ तब से वे मुस्कुराए नहीं थे। मैं ये सीख कर आया था कि इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू लेने वालों को विश करना चाहिए। मैंने इसकी बाकायदा प्रैक्टिस भी की थी। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ 1 से ज्यादा लोग हैं। बीच में बैठे एक सज्जन ने कहा, वे कोई 55 साल के होंगे और उन्होंने काली चकोर फ्रेम का चश्मा और चेक जैकेट पहन रखी थी। गुड मॉर्निंग सर। सर एंड सर, मैंने कहा। वे मुस्कुरा दिए। मुझे लगा कि वो कोई नेक किस्म की मुस्कुराहट नहीं है, वो एक हाई क्लास टू लो क्लास स्माइल थी। सुपरियरिटी की स्माइल, इस बात की स्माइल कि उन्हें इंग्लिश आती थी और मुझे नहीं आती थी। जाहिर है मेरे पास सिवाय इसके और कोई चारा न था कि जवाब में मैं भी मुस्कुरा दूं। बीच में बैठे हुए सज्जन प्रोफेसर परेरा थे, सोशियोलॉजी के हेड, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। फिजिक्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर फर्नांडीज और इंग्लिश पढ़ाने वाले प्रोफेसर गुप्ता उनके बाएं और दाएं बैठे थे। स्पोर्ट्स कोटा है, प्रोफेसर परेरा ने कहा। यादव कहाँ है? मैं यहाँ हूँ सर। मेरे पीछे से एक आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो पाया कि ट्रैक सूट पहने एक शख्स दरवाजे पर खड़ा है। उनकी उम्र को देखकर लगता था कि वे कोई स्टूडेंट तो नहीं हो सकते, लेकिन वे फैकल्टी भी नहीं लग रहे थे। ये 85% तुम्हारा डिसीजन है, प्रोफेसर परेरा ने कहा। नो वे सर, फाइनल अथॉरिटी तो आप ही है। वे प्रोफेसरों के पास जाकर बैठ गए। पीयूष यादव कॉलेज के स्पोर्ट्स कोच थे और स्पोर्ट्स कोटा के सभी इंटरव्यू में बैठते थे। वे प्रोफेसरों की तुलना में अधिक सहज और मित्रतापूर्ण लग रहे थे। उनका लहजा भी कोई बहुत फैंसी नहीं था। बास्केटबॉल, प्रोफेसर फर्नांडीज ने मेरे फाइल को पलटते हुए पूछा। यस सर, मैंने कहा। व्हाट लेवल? स्टेट। तुम पूरे सेंटेंस बोल पाते हो या नहीं? प्रोफेसर गुप्ता ने सख्त आवाज में पूछा। मैं उनका सवाल ठीक से समझ नहीं सका। मैं चुप रहा। डू यू? उन्होंने फिर पूछा। यस यस, मैंने कहा। मेरी आवाज दोषियों सरीख लग रही थी। सो तुम सेंट स्टीफेंस में क्यों पढ़ना चाहते हो? कुछ पल चुप्पी छाई रही। कमरे में बैठे चारों व्यक्ति मुझे देखते रहे। प्रोफेसर ने मुझसे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा था। आई वॉन्ट गुड कॉलेज, मैंने मन ही मन अपने दिमाग में वाक्य जमाते हुए कहा। प्रोफेसर गुप्ता ने खीसें निपोड़ दी। वाह, क्या जवाब है!
और सेंट स्टीफेंस एक गुड कॉलेज क्यों है? मैं हिंदी बोलने लगा। इंग्लिश में जवाब देने के लिए मुझे रुक रुक कर बोलना पड़ता और इससे मैं उन लोगों को स्टूपिड लगता। शायद मैं सचमुच स्टूपिड ही था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उन्हें यह बात पता चले। आपके कॉलेज का बड़ा नाम है, ये बिहार में भी फेमस है, मैंने कहा। कैन यू प्लीज आंसर इन इंग्लिश? प्रोफेसर गुप्ता ने कहा। क्यों, क्या आपको हिंदी नहीं आती? मैंने फौरन हिंदी में जवाब दिया। उनके चेहरों को देखकर मैं समझ गया कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। मैंने ये बात उनका अपमान करने के मकसद से नहीं कही थी। मैं सचमुच ये जानना चाह रहा था कि जब मैं हिंदी बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो वे मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में क्यों करना चाह रहे हैं। जाहिर है तब मुझे ये पता नहीं था कि सेंट स्टीफेंस के प्रोफेसर ये पसंद नहीं करते कि उन्हें हिंदी बोलने को कहा जाए। ये कैंडिडेट इंटरव्यू देने कैसे चला आया? प्रोफेसर गुप्ता ने कहा। प्रोफेसर परेरा उन तीनों में सबसे उदार लग रहे थे। उन्होंने मुझसे मुख्ताबित होते हुए कहा, हम अपने कॉलेज में इंग्लिश को इंटरेक्शन के मीडियम के रूप में प्रिफर करते हैं, बस इतनी ही बात है। इंग्लिश के बिना मैं खुद को नंगा महसूस कर रहा था। मैं बिहार के अपने रिटर्न टिकट्स के बारे में सोचने लगा। मेरा इस दुनिया से कोई सरोकार नहीं हो सकता था। इंग्लिश बोलने वाले खूंखार लोग मुझे कच्चा चबा सकते हैं। मैं सोच रहा था कि इन लोगों को अलविदा कहने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि तभी पीयूष यादव ने मेरी सोच में खलल डाला। बिहार से हो? उन्होंने पूछा। हिंदी में कहे गए चंद शब्द मुझे तपती धरती पर बारिश की ठंडी बूंदों की तरह लगे। उस पल से मुझे पीयूष यादव बहुत अच्छे लगने लगे थे। यस सर, सिमराव से। पता है, ये पटना से 3 घंटे की दूरी पर है ना? उन्होंने कहा। आप सिमराव को जानते हैं? मैंने कहा। मेरा जी चाह रहा था कि मैं उनके कदम चूम लूं, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले वे 3 खूंखार प्राणी मुझे घूरते रहे। मैं पटना से हूँ। एनीवे, इन लोगों को बास्केटबॉल में अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताओ, पीयूष ने कहा। मैं सिर हिला दिया। पीयूष मेरी नर्वसनेस को भाप गए और फिर बोलने लगे, टेक योर टाइम। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, इसीलिए तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तीनों प्रोफेसर पीयूष की तरफ देखते रहे, मानो सोच रहे हो कि इसको कॉलेज में नौकरी कैसे मिल गई। मैंने खुद को संभाला और वे पंक्तियाँ बोलने लगा जिनकी मैं रिहर्सल करके आया था। सर, मैंने 6 साल तक स्टेट लेवल बास्केटबॉल खेला है। पिछले साल मैं BFI नेशनल टीम की वेटिंग लिस्ट में था। BFI? प्रोफेसर गुप्ता ने पूछा। बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, पीयूष ने मेरी जगह जवाब दिया। हालांकि मुझे भी ये जवाब पता था। और आप सोशियोलॉजी की पढ़ाई करना चाहते हैं, क्यों? प्रोफेसर फर्नांडिस ने कहा। क्योंकि ये एक सरल कोर्स है और इसके लिए ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? प्रोफेसर गुप्ता ने टिप्पणी की। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या प्रोफेसर गुप्ता को मुझसे कोई प्रॉब्लम थी या उनका स्वभाव ही ऐसा तुनक मिजाजी था या फिर उन्हें कब्ज की शिकायत थी। आई एम फ्रॉम रूरल एरिया। आई एम फ्रॉम ए रूरल एरिया। गुप्ता ने ए पर जोर देते हुए कहा, मानो इसको ना बोलकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। हिंदी? सर, क्या मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर सकता हूँ? किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरे पास ज़्यादा चॉइस नहीं थी। मैंने चांस ली और अपनी भाषा में जवाब देने लगा। मेरी माँ एक स्कूल चलाती है और गांव वालों के साथ काम करती है। मैं हमारे समाज के बारे में और जानना चाहता था। हमारे गांव इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? हमारे यहाँ जाति और धर्म के नाम पर इतने मतभेद क्यों हैं? मुझे लगा इनमें से कुछ सवालों का जवाब मुझे इस कोर्स में मिल सकेंगे। प्रोफेसर गुप्ता मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे, लेकिन वे उस किस्म के आदमी थे जिन्हें इंग्लिश स्पीकिंग लोग अपटाइप ट्रिक कहते हैं। उन्होंने पीयूष से कहा, मैंने जो कुछ कहा उसे वे ट्रांसलेट करके उन्हें समझाएं। दैट्स अ गुड रीजन। पीयूष की बात खत्म होते ही प्रोफेसर परेरा ने कहा, लेकिन अब तुम दिल्ली में हो, तुम स्टीफेंस से पास आउट होगे तो तुम्हें बड़ी कंपनियों में जॉब मिलेगी। तुम लौटकर अपने कस्बे में जाओगे। उनकी चिंता जायज थी। मुझे उनका सवाल समझने में कुछ पल का वक्त लगा। पीयूष ने ट्रांसलेट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैंने इशारे से मना कर दिया। मैं जाऊंगा सर, मैंने अंत तक कहा। मैंने इसके लिए कोई कारण नहीं बताया। मैंने उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं समझी कि मैं वहाँ इसलिए जाऊंगा क्योंकि मेरी माँ वहाँ अकेली थी। मैंने ये भी नहीं कहा कि हम सिमराव के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अलबत्ता अब हमारे खानदान में कुछ भी शाही नहीं रह गया था। बारे में कुछ पूछेंगे, प्रोफेसर फर्नांडिस ने कहा। बिहार की आबादी कितनी है? 10 करोड़। बिहार में
कौन सरकार चला रहा है? फिलहाल तो लालू प्रसाद की पार्टी। कौन सी पार्टी? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। एक सवाल ने मुझे स्टम्प्ड कर दिया। बिहार इतना बैकवर्ड क्यों है? प्रोफेसर गुप्ता ने पूछा। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता था, न हिंदी में न इंग्लिश में। पीयूष ने मेरी तरफ से जवाब देने की कोशिश की। सर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई भी ठीक से नहीं दे सकता। लेकिन प्रोफेसर गुप्ता ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ गांव में एक स्कूल चलाती है, तुम्हें बिहार के बारे में पता होना चाहिए। मैं चुप रहा। इट्स ओके, हिंदी में जवाब दो, प्रोफेसर परेरा ने कहा। इसकी तुलना में बैकवर्ड सर, मैंने प्रोफेसर गुप्ता की ओर देखते हुए हिंदी में कहा। भारत के दूसरे राज्य की तुलना में, लेकिन भारत खुद काफी बैकवर्ड है, मैंने कहा। वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। लेकिन बिहार गरीबों में से भी गरीब क्यों है? वेट गवर्नमेंट, पीयूष ने फौरन कहा। लेकिन प्रोफेसर गुप्ता की आंखें मुझ पे टिकी थी, क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण है सर, मैंने कहा। लोगों के पास आधुनिकता के साधनों तक पहुंच नहीं है और वे अपने पिछड़ेपन से चिपके रहते हैं। शिक्षा के हालात बहुत खराब है। मेरे राज्य में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। सरकार अपराधियों से मिली हुई है और वे आपस में मिलकर इस राज्य और इसके लोगों को लूटते खसोटते हैं। प्रोफेसर परेरा ने प्रोफेसर गुप्ता के लिए मेरे जवाब को ट्रांसलेट किया। उन्होंने ये सुनकर सिर हिलाया। तुम्हारे जवाब सेंसिबल है, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश ट्रेबल है, उन्होंने कहा। आपको एक सेंसिबल स्टूडेंट चाहिए या एक ऐसा स्टूडेंट जो एक विदेशी भाषा को अच्छे से बोल लेता हो? मेरी इस बात ने उन सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रोफेसर फर्नांडिस ने मेरी ओर सिर घुमाया और चश्मा पोंछते हुए बोले, इंग्लिश अब एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं रह गई मिस्टर झा, अब ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम इसे सीख लो, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, मैंने कहा। मैं दिल से जवाब दे रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उनका प्रोफेसरों पर कोई असर हो रहा है या नहीं। इंटरव्यू पूरा हो गया था। उन्होंने मुझे रूम से चले जाने को कहा। मैं कॉरिडोर में खड़ा सोच रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तभी पीयूष कमिटी रूम से बाहर निकले। अपनी पतली और फिट कदकाठी के कारण वे एक स्टूडेंट लग रहे थे, हालांकि उनकी उम्र उससे कहीं अधिक थी। वे मुझसे हिंदी में बोले, 1 घंटे बाद तुम्हारा स्पोर्ट्स ट्रायल है, मुझे बास्केटबॉल कोर्ट में मिलो। सर, क्या इसका कोई फायदा है? मेरा इंटरव्यू बहुत खराब हुआ है। तुम बास्केटबॉल के साथ थोड़ी इंग्लिश नहीं सीख पाए? हमारे एरिया में कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता। मैं रुका और अंत में जोड़ दिया, सर। उन्होंने मेरी पीठ पर ढोल जमाते हुए कहा, बिहार मोड से बाहर आ जाओ बेटा। खैर, स्पोर्ट्स कोटा ट्रायल 85% के बराबर होता है। अच्छे से खेलना। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा सर। यदि वो ऊंचे कद की ना होती तो मेरा उस पर ध्यान नहीं जा पाता। कितनी अजीब बात है कि उसकी कद ने मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी थी। यदि वो 4 इंच छोटी होती तो मेरी आंखें कभी उसकी आंखों से नहीं टकराती और सब कुछ अलग होता। यदि मैं बोर होकर बास्केटबॉल कोर्ट पर 1 घंटा पहले ही नहीं पहुंच गया होता तो सब कुछ अलग होता। यदि एक खिलाड़ी ने अपना पास मिस नहीं किया होता और गेंद कोर्ट से बाहर आकर सीधे मेरे सिर पर नहीं लगती तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। हम घंटों बैठकर चाहे कितने लॉन्ग टर्म प्लान बना लें, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी का नक्शा तय करती है। मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था कि जिस लड़की से मैं प्यार करूंगा उससे मेरी मुलाकात एक बास्केटबॉल कोर्ट पर होगी। मैं तो वहाँ केवल वक्त काटने के लिए गया था, और इसीलिए भी कि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह न थी। स्टीफेंस बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर कुछ स्टूडेंट्स जमा थे, जिनमें से अधिकतर लड़के थे। लड़कियों का स्पोर्ट्स स्टाइल जो चल रहा था, उन्हें निहारने का इससे बेहतर और कोई बहाना नहीं हो सकता था। सभी अंग्रेजी में बतिया रहे थे, लेकिन मैं चुप्पी साधे रहा। मैंने अपनी पीठ सीधी की और गौर से कोर्ट को देखने लगा, खास तौर पर यही समझने के लिए क्या यह जगह मेरे लिए है भी या नहीं। जैसे ही 10 लड़कियां कोर्ट पर आई, दर्शकों ने चीयर की। इनमें से 5 लड़कियां स्टीफेंस की थी और बाकी 5 वे थी जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा के तहत एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। पीयूष कोर्ट में आए। उनके हाथ में गेंद थी और मुंह में सीटी। जैसे ही उन्होंने सीटी बजाई, लड़कियां हरकत में आ गई। 5 फीट 9 इंच की एक लड़की को भारतीय मानदंडों के हिसाब से लंबी ही कहा जाएगा। एक बास्केटबॉल टीम में भी इस हाइट की लड़की लंबी ही कहलाएगी। उसकी लंबी गर्दन, लंबी बाहें और लंबी टांगे हर लड़के के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। वो स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेंट्स टीम की सदस्य थी।
उसने ब्लैक फिटेड शॉर्ट्स और स्लीवलेस स्पोर्ट्स वेस्ट पहन रखी थी, जिसके पीछे पीले रंग में आर लिखा हुआ था। चंद ही सेकंड में उसने गेंद हासिल कर ली। उसने नाइकी के महंगे एंकल स्किनर्स पहन रखे थे। मैंने NBA के खिलाड़ियों को ऐसे स्किनर्स पहने टीवी पर देखा था। उसकी डायमंड ईयर रिंग्स धूप में झिलमिला रही थी। उसने अपने दाएं हाथ से गेंद को ड्रिबल किया। मैंने देखा कि उसकी खूबसूरत लंबी लंबी उंगलियां हैं। लुक्स के लिए 10 पॉइंट्स कोच। आर के द्वारा गेंद पास करने पर एक सीनियर स्टूडेंट ने टिप्पणी की। दर्शक दबी जुबान से हंस पड़े, खास तौर पर लड़के। इससे पल भर को आर का ध्यान भटका, लेकिन उसने अपना गेम जारी रखा, मानो उसे इस तरह की कमेंट्स की आदत हो। स्पोर्ट्स कोटा टीम की लड़कियां ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन वे एक टीम के रूप में अच्छा नहीं खेल सकी थी। आर ड्रिबल करते हुए विरोधी खेमे के बास्केट तक पहुंच गई। 3 विपक्षी लड़कियां उसे घेरी हुई थी। उसने गेंद अपनी एक टीममेट को पास की, लेकिन वो पास मिस कर गई। क्या यार, आर चिल्लाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गेंद विरोधी खेमे के हाथों में पहुंच गई थी, जिसने उसे दूसरे छोर तक पास कर दिया और बास्केट में दे मारा। आर ने मन ही मन खुद को कोसा। इसके बाद उसने अपनी 3 टीममेट्स को सिग्नल किया कि वे विरोधी खेमे के 3 लड़कियों को कवर करें। फिर वो कोर्ट के दूसरे छोर की ओर जाने लगी। जब वो मेरे करीब से होकर गुजरी तो मैंने पसीने में लथपथ, थोड़ी लालिमा लिए हुए उसके चेहरे को करीब से देखा। पल भर को हमारी नजरें मिली, या फिर शायद ये मेरी कल्पना रही होगी, लेकिन उस पल भर में मेरे दिल को कुछ हो गया। बेब्स, उसको कवर करो, मैंने कहा कवर करो, आर चिल्लाई। मेरा ख्याल उसके दिमाग से कोसों दूर था। उसने अपनी एक टीममेट को गेंद पास की और वो एक बार फिर बास्केट में गेंद मारने से चूक गई। व्हाट आर यू गाइस डूइंग? उसने परफेक्ट इंग्लिश में चिल्लाते हुए कहा। मैं नर्वस हो गया। मैं भला उससे कैसे बात कर पाऊंगा? उसका चेहरा मेला कुचला हो रहा था और उसके माथे और कपालों पर धूल जमा हो गई थी। इसके बावजूद मैंने अपनी जिंदगी में इससे खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ मेरी बात आगे बढ़ेगी। वो इतनी स्टनिंग लग रही थी कि शायद वो मेरी तरफ दूसरी बार देखती भी नहीं। लेकिन मेरे नसीब में कुछ और ही लिखा था। नहीं तो फर्स्ट हाफ के 7वें मिनट में कॉलेज टीम की कप्तान गेंद को कोर्ट के बाहर क्यों दे मारती, जो सीधे आकर मेरे सिर से टकराती। मैं क्यों गेंद को फौरन उठा लेता, और सबसे अहम बात ये कि गेंद को लेने आर ही क्यों आती। बॉल प्लीज, उसने हाफते हुए कहा। मुझे जैसा लकवा सा मार गया। आई सेड बॉल प्लीज, उसने कहा। मैं एक्स्ट्रा आधा सेकंड तक गेंद को थामे रहा। मैं उसे थोड़ी देर और देख लेना चाहता था। मैं पसीने में लथपथ उसके चेहरे का एक स्नैपशॉट ले लेना चाहता था। उसे जिंदगी भर के लिए अपने माइंड के कैमरे में सहेज कर रख लेना चाहता था। मैंने गेंद को उसकी ओर फेंका, जिसे उसने आसानी से थाम लिया। मेरे गेंद फेंकने के अंदाज से वो समझ गई थी कि मुझे यह खेल आता है। चेंज योर पॉइंट शूटर, मैंने कहा। न जाने क्यों मैं इस बार सही इंग्लिश बोल गया था। व्हाट? उसने कहा। उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। मैंने मन ही मन सोचा कि काश मैंने बेहतर कपड़े पहने होते। मैंने अपने इंटरव्यू के शर्ट पैंट नहीं बदले थे, जिन्हें मेरे कस्बे के दर्जी ने बहुत ढीला ढाला सिल दिया था। मैं बास्केटबॉल कोर्ट में बेगाना सा लग रहा था। मेरे हाथों में मेरे सर्टिफिकेट के फोल्डर थे, जिसकी वजह से मैं स्टीवेंस की उन हिंदी फिल्मों का हीरो लग रहा था, जिसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही हो। मेरे पास बिहार स्टेट टीम की टी शर्ट भी है। मैं उसे कहना चाहता था, पर निश्चित ही चलते खेल के बीच और अपनी पहली बातचीत के बीच ऐसा कहना बहुत वाहियात होता। योर शूटर इज यूजलेस, मैंने कहा। रेफरी ने सीटी बजाई, जिसका मतलब था कि खेल फिर से शुरू किया जाए। वो मुड़ी और जितनी तेजी से उसका थ्रो अपने टीम मेंबर्स तक पहुंचता, उससे भी तेजी से वो मेरे बारे में भूल गई। हियर, पास इट टू मी। विरोधी खेमे के बास्केट तक पहुंचने के बाद आर ने चिल्लाते हुए कहा। गेंद उसकी पॉइंट शूटर के हाथों में थी और वो उसे थामे हुए कंफ्यूज होकर इधर उधर देख रही थी। आई सेड हियर, आर इतनी जोर से चिल्लाई कि लॉन में पैरों पर बैठे कबूतर उड़ गए। पॉइंट शूटर ने गेंद पास की। आर ने उसे पकड़ा और थ्रो पॉइंट लाइन के भी काफी पीछे से उसने उछाला। गेंद सीधे बास्केट में जा गिरी। दर्शकों ने चीयर किया। उनके दिल में तो पहले ही आर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। 10 मिनट पूरे होने पर रेफरी ने ब्रेक की घोषणा की। कॉलेज टीम 12-5 से आगे थी।
आर अपनी टीम के साथ एक गुट बनाकर खड़ी थी और अगले राउंड के लिए रणनीति बना रही थी। जब उनकी मीटिंग खत्म हुई तो उसने एक टॉवेल से अपना चेहरा और गर्दन पोंछी। मैं उसे देखता ही रह गया। मैं ये भी भूल गया कि 1 घंटे से भी कम समय में मेरा खुद का ट्रायल होने जा रहा है। मैं उससे बस थोड़ी और बात करने की तरकीब ढूंढ निकाल लेना चाहता था। शायद उसे बता सकता कि वो बहुत अच्छी खेल रही थी। मैं ये भी सोच रहा था कि खुद को एक शो ऑफ साबित किए बिना उसे अपने स्टेट लेवल गेम के बारे में कैसे बताऊं, और सबसे बढ़कर ये कि इंग्लिश में 5 शब्द के वाक्य बोलने से आगे कैसे बढ़ूं। उसने देख लिया मैं उसे निहार रहा हूँ। मैं अपनी जान ले लेना चाहता था। वो सीधे मेरी ओर देखती रही। उसके गले में टॉवल लिपटा हुआ था। इसके बाद वो मेरी ओर चल के आने लगी। मेरे रीढ़ की हड्डियों में झुरझुरी दौड़ गई। मैं आपको वैसी नज़र से नहीं देख रहा था, मैं उसे कहना चाहता था। मैं सोचने लगा कि कहीं वो मुझ पर चिल्लाएगी तो नहीं, जैसे कि मैच के दौरान वो अपनी साथी खिलाड़ियों पर चिल्ला रही थी। थैंक्स, आन ने कहा। वो पूरा कोर्ट पार करते हुए मुझे थैंक्स कहने के लिए आई थी। वो गहरी सांसें भर रही थी। मेरी आंखें उसकी आंखों से हट नहीं रही थी। दूसरी तरफ देखो माधव, मैंने खुद को लगभग झिड़कते हुए कहा और नजरें फेर ली। दैट वाज ए गुड टिप, उसने कहा। वेलकम, यू आर गुड, मैंने कहा। एक एक शब्द मानो ईंटों की तरह भारी था। एनी अदर सजेशन फॉर द सेकेंड हाफ? वी आर लूजिंग। यस, मैंने कहा और उसकी ओर फिर से मुड़ा। मैं उसे और टिप्स देना चाहता था, लेकिन मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता था। यू स्पीक हिंदी, मैंने कहा। वो इस सवाल से हैरान लग रही थी। सेंट स्टीफेंस में कोई भी किसी से ये सवाल नहीं पूछता था। वेल यस ऑफ कोर्स, उसने कहा। ओके, मैंने कहा और अपनी भाषा में समझाने लगा। उनके पास 2 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, उन्हें एकदम टाइट कवर करो। अपने प्लेयर्स के लिए परफॉर्मेंस फिक्स मत करो। आपकी 2 खिलाड़ियों को उनके साथ मूव करना चाहिए। आप शूटर बनो। बाकी 2 में से एक आपकी डिफेंस है और दूसरी आपको सपोर्ट करेगी। सीटी फिर बजी। गेट टू गो, उसने कहा। कैच यू लेटर। मैं समझा नहीं कि कैच यू लेटर का क्या मतलब होता है। क्या वो वास्तव में मुझे कैच करना चाहती थी? यानी कि मैं उसे इतना पसंद आया कि वो मुझे कैच करना चाहती है? निश्चित ही ये तो होने से रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे कुछ बहुत अच्छी टिप्स दी थी। और इन मॉडर्न लोगों का कोई भरोसा नहीं। गेम फिर शुरू हुआ। यस, बास्केट स्कोर करते ही वो चीखी। गेंद रिंग को छुए बिना सीधे अंदर गई थी। इससे बास्केट की सबसे खूबसूरत ध्वनि पैदा होती है, एक हल्की सी छक की आवाज, जब गेंद केवल नेट को छूती है। जब वो दौड़कर अपनी साइड में आई तो उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। मैच 21-15 के स्कोर पर खत्म हुआ। स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेंट्स टीम की लड़कियां हार गई थी, फिर भी उन्होंने कमाल का जुझारूपन दिखाया था। लेकिन आर निराश नजर आ रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन सिमराव के किसी लड़के में इतना दमगुर्दा नहीं हो सकता कि वो दिल्ली की एक हाई क्लास की लड़की से बतियाने के लिए आगे बढ़े। मैं चाहता था कि वो मेरा गेम देखे। मेरे पास उसे इम्प्रेस करने का कोई और जरिया नहीं था। कोच पीयूष उससे बात करने के लिए आगे बढ़े। दोनों में देर तक बातचीत होती रही। मेरे लिए यही एक चांस था। जिन लड़कों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उन्हें किसी लड़की से बात करने के लिए इसी तरह की किसी मध्यस्थता की जरूरत होती है। मैं दौड़कर पीयूष के पास गया। माई ट्रायल नाउ, आई चेंज सर, मैंने कहा। मैंने उनसे कहा। पीयूष मेरे ओर मुड़े और हैरानी से मुझे देखा। पता नहीं उन्हें मेरी इंग्लिश पर हैरानी हुई थी या मेरे स्टूपिड सवाल पर, या दोनों पर। ऐसे खेलिएगा, ट्रेवलवा है या मजाक, उन्होंने भोजपुरी में कहा। मुझे अफसोस हुआ कि वे मेरे बारे में जानते थे। आई तब आन ने बात संभाली। ओह, तुम भी स्पोर्ट्स कोटा हो? पीयूष हम दोनों को देखते रहे। अब वे इस बात पर हैरान थे कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। यस, मैंने कहा। ये इंग्लिश में दिए जाने वाला एक ऐसा जवाब था जो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से दे सकता था। स्टेट लेवल प्लेयर, इस बिहारी का खेल देख के ही जाना, पीयूष ने कहा और ठहाक लगाते हुए वहाँ से चले गए। मुझे इससे बुरा लग सकता था। उन्होंने बिहारी शब्द का इस्तेमाल इस तरह किया था मानो वे ये कहना चाह रहे हो कि देखो, इसके जैसे छोटा मोटा बिहारी भी ये खेल खेल सकता है, जबकि वे खुद एक बिहारी थे। बहरहाल वे जाने अनजाने मेरी मदद कर गए थे, इसीलिए मैं उनसे नाराज नहीं था। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। नो वंडर यू गेव दोस टिप्स, उसने कहा। स्टेट लेवल, माय गॉड, व्हाट इज योर गुड नेम?
मैंने बिना सोचे समझे तपाक से कह दिया। इस सवाल का कोई तुक थी और ना ही ये उसका सही समय। वैसे भी आजकल गुड नेम जैसे शब्द कौन इस्तेमाल करता है सिवाय मेरे जैसे किसी लूजर के जो हिंदी के शुभ नाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर बैठते हैं। गुड और बैड, ओनली वन नेम, रिया, उसने कहा और मुस्कुरा दी। रिया, मुझे ये छोटा सा प्यारा सा नाम बहुत अच्छा लगा। शायद जब आप किसी को पसंद करने लगते हैं तो आपको उसकी हर चीज अच्छी लगने लगती है, पसीने में लिपटी उसके आईब्रोज से लेकर उसके छोटे से नाम तक। योर नेम, उसने कहा। जिंदगी में पहली बार मुझसे किसी लड़की ने नाम पूछा था। माई सेल्फ माधव झा, ये मेरा रटा रटाया जवाब था। ये तो मुझे बाद में पता चला कि इस तरह के बाइक बोलने वाले को लो क्लास माना जाता है। हम पहले हिंदी में सोचते हैं और फिर शब्द दर शब्द उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। फ्रॉम बिहार, उसने कहा और हंस पड़ी। राइट? वो इसलिए नहीं हंसी थी कि मैं बिहारी था, वो इसलिए हंसी थी क्योंकि पीयूष पहले ही इस तथ्य का खुलासा कर चुके थे। उसकी आवाज में कोई जजमेंट नहीं था। अब मैं उसे और ज्यादा पसंद करने लगा था। यस, यू फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। मैं उससे बातचीत जारी रखना चाहता था। मैं उसका पूरा नाम और उसकी पुश्तैनी मुकाम के बारे में जानना चाहता था। सिमरा में इसी तरह से एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इंग्लिश में इसे कैसे पूछा जाए। आखिर ये लड़कियों को इम्प्रेस करने की भाषा जो है। फिर चंद मिनटों में मेरा सिलेक्शन ट्रायल शुरू होने वाला था। कोच ने सीटी बजा दी। अब मेरा ट्रायल से आप देखेंगी? ओके, उसने कहा। मैं चेंजिंग रूम की ओर दौड़ा नहीं बल्कि उत्साह में फुदकते हुए चेंजिंग रूम की ओर बढ़ा। जल्द ही मैं कोर्ट पर था। पीयूष ने खेल की शुरुआत की। मैं अच्छा खेला। मैं शेखी नहीं घबराना चाहता था, लेकिन मैं कॉलेज टीम की किसी भी खिलाड़ी से बेहतर खेला। बास्केट। अपना 5वां शॉट दागने के बाद मैं चिल्लाया। लोग तालियां बजाने लगे। मैं इधर उधर देखा। वो एक बेंच पर बैठी एक बोतल से पानी की चुस्कियां ले रही थी। उसने भी तालियां बजाई। मेरा गेम अच्छा रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी की वजह से मैं और बेहतर खेल पाया था। स्कोर इंच दर इंच आगे बढ़ता रहा। मैंने थोड़ा और जोर लगाया और कुछ और बास्केट स्कोर की। जब मैंने एक टफ शॉट लिया तो सीनियर्स ने मेरा पीठ थपथपाई। पीयूष ने फाइनल व्हील्स बजाई। स्कोर था 25-28। हमने बाजी जीत ली थी। चंद नौजवान लड़कों ने सेट स्टीफेंस की टीम को हरा दिया था। मेरा पूरा शरीर पसीने में नहा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरे शरीर में अब दम बाकी नहीं रह गया है। मैं हाफ रहा था। पीयूष ने मेरा पीठ थपथपाई। वे कोर्ट के बीच तक मेरे लिए दौड़ते हुए आए थे। तुमने 28 में से 17 स्कोर किए। वेल डन बिहारी, उन्होंने कहा और पसीने में लथपथ मेरे बालों पर उंगलियां घुमाई। मैं कोर्ट से बाहर निकला और रिया की ओर आगे बढ़ने लगा। वाओ, यू रियली आर गुड, उसने कहा। थैंक्स, मैंने कहा। मैं अब भी हाफ रहा था। एनीवे, आई हैव टू गो, उसने कहा और अपना हाथ बढ़ा दिया। नाइस मीटिंग यू, बाय बाय, मैंने कहा। मेरा दिल बैठ रहा था। मेरा दिमाग जानता था कि ये कहानी इसी तरह से खत्म होगी, लेकिन मेरा दिल उसे कबूल करने को तैयार नहीं था। अगर हम लकी साबित हुए, उसने कहा और मुस्कुरा दी, और यहाँ के हायर पावर्स ने इजाजत दी तो फिर मिलेंगे, कौन जाने, मैंने कहा। यस, बट अगर ऐसा हुआ देन सी यू, नहीं तो बाय। वो जाने लगी। मैंने रियलाइज किया कि मुझे उसका पूरा नाम भी नहीं पता था। जैसे जैसे वो मुझसे दूर होती जा रही थी, मैं सेट स्टीफेंस में एडमिशन लेने से ज्यादा कुछ और नहीं चाहने लगा था। मैं बास्केटबॉल कोर्ट के बीचों बीच अकेला खड़ा था। सभी जा चुके थे। मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द ईंटों के रंग की इमारत और हरियाली है। क्या यही जगह मेरे नसीब में लिखी है? मैं सोचने लगा। वेल, सवाल केवल मेरे नसीब का नहीं था, अब सवाल हमारे नसीब का था। यही वजह थी कि 1 महीने बाद सिमराव में मेरे घर एक पोस्टमैन आया, जिसके पास सेट स्टीफेंस कॉलेज का एक लेटर था। वो मुझसे एक बड़ी टिप भी चाहता था। हे, उसकी आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं कॉलेज के नोटिस बोर्ड को पढ़ रहा था। मैंने मुड़कर देखा। मैंने दुआ की थी कि ऐसा ही हो। मेरी उससे एक बार फिर मुलाकात हो चुकी थी। उसने ब्लैक स्किन टाइट जीन्स और ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रीट टी शर्ट पहन रखी थी।
कोट पर उसके चेहरे पर जो पसीना और लालिमा थी, उसके बिना उसके चेहरे पर एक रौनक नजर आ रही थी। उसने पिंक लिप ग्लॉस लगा रखा था और उसके होठों पर छोटे छोटे कतरे चमक रहे थे। कुछ कुछ लहराते उसके बाल उसकी कमर तक जा रहे थे। मेरा कलेजा मानो मुंह को आ गया। रिया, उसने कहा, तुम्हें याद तो है ना? मैं भला कैसे भूल सकता था। मैं उसे बताना चाहता था कि दिल्ली से लौटकर आने के बाद मैंने एक पल के लिए भी उसे नहीं भुलाया। मैं उससे कहना चाहता था कि मैंने अपनी जिंदगी में उससे खूबसूरत कोई और लड़की नहीं देखी। और मैं उसे ये बताना चाहता था कि मेरे फेफड़ों में होने वाले ऑक्सीजन की सप्लाई अभी थम गई है। ऑफ कोर्स, मैंने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने भी ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली मैं तो श्योर नहीं थी, उसने कहा और नोटिस बोर्ड की ओर इशारा किया। क्या ये फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल है? मैंने हामी भरी। वो एक बार फिर मुस्कुरा दी। तुम्हारा कोर्स क्या है? उसने नोटिस बोर्ड पर नजर हटाए बिना पूछा। सोशियोलॉजी, मैंने कहा। ओह, इंटेलेक्चुअल, उसने कहा। मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या था, लेकिन इतना कहकर वो हंस पड़ा और मैं भी ये सोचकर साथ हंस दिया कि शायद उसने कोई मजेदार बात कही। नोटिस बोर्ड पर कुछ और स्टेपल शीट्स भी थे जिन पर फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट के नाम और उनके रोल नंबर लिखे थे। और तुम्हारा? मैंने कहा। वो बोर्ड की ओर देख रही थी, इसीलिए मैंने अपनी पीली टी शर्ट और जीन्स को एडजस्ट किया। मैंने सर्टिफिकेट के लिए पटना से नए कपड़े खरीदे थे। अब मैं किसी सरकारी दफ्तर का क्लार्क नजर नहीं आ रहा था। मैं अपने नए कॉलेज में फिट लगना चाहता था। इंग्लिश, उसने कहा। देखो, ये रहा मेरा नाम। वहाँ लिखा था रिया सोमानी, इंग्लिश ऑनर्स। मेरा दिल बैठ गया। इंग्लिश में डिग्री करने वाली एक लड़की मेरे जैसे देहाती भोंदू से कभी दोस्ती करेगी? उसका फोन बजा। उसने अपनी जीन्स की पॉकेट से अपना नोकिया का बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट निकाला। हाय मॉम, उसने कहा। फिर वो हिंदी में बोलने लगी। हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। हाँ, सब ठीक है, बस मैं कॉलेज को समझने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी हिंदी मेरे कानों को म्यूजिक की तरह लगी। इसका ये मतलब था कि मैं उससे बात कर सकता था। उसने 1 मिनट और बात की और जब उसने फोन रखा तो पाया कि मैं उसकी ओर देख रहा हूँ। मॉम्स, यू नो, उसने कहा। यस, यू स्पीक हिंदी। वो हंस पड़ी। तुम बार बार मुझसे यही सवाल पूछते रहते हो। ऑफ कोर्स, मैं हिंदी बोल लेती हूँ। व्हाई? माय इंग्लिश इज नॉट गुड, मैंने कहा और फिर हिंदी में बोलने लगा। क्या मैं आपसे हिंदी में बात कर सकता हूँ? जरूरी बात यह है कि हम क्या कहते हैं, ये नहीं कि हम किस लैंग्वेज में कहते हैं, उसने कहा और मुस्कुरा दी। कुछ लोग कहते हैं कि कोई एक खास लम्हा होता है जब हमें किसी से प्यार हो जाता है। पहले मुझे पता नहीं था ये बात सही है या नहीं, लेकिन अब मैं जानता था ये वही लम्हा था। शायद मुझे उससे प्यार करने के लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मैं जानता था कि इसकी कोई तुक नहीं है। मेरा अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रह गया था। लिहाजा कॉलेज में अपने पहले दिन ही मुझे प्यार हो गया था। बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी, इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट, यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की, शानदार आईब्रोज की मल्लिका और कमाल की लाइंस बोलने वाली रिया सोमानी ने मेरा दिल को अपने आरामगाह से झपट कर हासिल कर लिया था। जाहिर है मैं इसका इजहार नहीं कर सकता था। ना तो मुझ में इतना साहस था और ना ही ये कोई बहुत स्मार्ट आइडिया होता। हम कॉरिडोर से होकर अपनी क्लास की ओर बढ़ने लगे। मुझे और 2 मिनट के लिए उसका साथ मिला। तुम्हारे यहाँ किसी से दोस्ती हुई? उसने पूछा। नहीं तो, मैंने कहा। और आप? स्टीफेंस में मेरे स्कूल के कुछ क्लासमेट्स हैं, प्लस मैं दिल्ली की हूँ तो बाहर भी मेरे कई दोस्त हैं। आई होप मैं एडजस्ट कर पाऊंगा, मैंने कहा। मैं तो यहाँ खुद को बेगाना महसूस कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, अपना तो यहाँ किसी को भी नहीं लगता, उसने कहा। तुम्हें कौन सा रेसिडेंट दिया गया है? रुद्र, मैंने कहा। और तुम्हें? ये लोग दिल्ली वालों को रेसिडेंट्स नहीं देते। अनफॉर्चुनेटली मैं डेस्की हूँ, उसने कहा। डे स्कॉलर्स के लिए डेस्क की एक कॉमन टर्म है। मेरा क्लासरूम आ गया, लेकिन मैं उसे अनदेखा कर दिया। मैं उसका क्लासरूम आने तक उसके साथ चलना चाहता था। ओह, ये मेरी क्लास, उसने कहा। और तुम्हारी? मैं ढूंढ लूंगा। गो अहेड, मैंने कहा।
वो मुस्कुरा दी और मुझे गुड बाय वेव किया। मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या वो मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलेगी, लेकिन पूछ ना सका। मैं हाफ कोर्ट से लगातार 3 बार बास्केट को शूट कर सकता था, लेकिन एक लड़की से मेरे साथ कॉलेज कैफेटेरिया तक चलने को नहीं कह सकता था। बास्केटबॉल अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया। व्हाट? मेरे साथ खेलना चाहोगी? मैंने तेजी से खुद को संभालते हुए कहा। तुम्हारे साथ? यू विल किक माई एस, उसने कहा और हंस पड़ी। मुझे पता नहीं था कि उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, और उसे ये मुहावरा क्यों मजेदार लगा। फिर भी मैं उसके साथ हंसी में शामिल हो गया। तुम अच्छा खेलती हो, मैंने उससे कहा। अब हम उसके क्लासरूम के दरवाजे पर खड़े थे। ओके, शायद कुछ दिनों बाद पहले हम अपनी क्लास में सेटल हो जाएं, उसने कहा। यू आर गुड, रियली गुड, उसने टॉवल से अपना चेहरा पोंछते हुए कहा। हमने एक हाफ कोर्ट गेम खेला था। मैंने उसे 20-9 से हरा दिया था। मैं तो होपलेस हूँ, उसने कहा और अपनी पानी की बोतल से घुट पिया। उसने एक फिटेड स्लीवलेस वाइट टॉप और पर्पल शॉर्ट्स पहने थे। ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, मैंने कहा। पानी पीकर उसने खाली बोतल को हिलाया। मुझे तो और प्यास लग रही है, उसने कहा। कैफे? मैंने कहा। उसने मेरी तरफ कुछ हैरत से देखा। मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। कैफे में अच्छा फ्रूट जूस मिलता है, मैंने मासूमियत से कहा। कैफेटेरिया स्टूडेंट से भरा हुआ था। लंच ओवर होने के कारण हमें टेबल मिलने में 5 मिनट वक्त लगा। कैफे में जूस नहीं था, लिहाजा रिया को लेमनेड से ही संतोष करना पड़ा। मैंने मिस और कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई। मैंने रियलाइज़ किया कि हम दोनों को ही बातचीत शुरू करने में दिक्कत आती है। मैं इसीलिए बातचीत की शुरुआत नहीं करता था क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं थी और वो जहाँ तक मुमकिन हो चुप ही रहना पसंद करती थी। साइलेंट रिया, मैं उसे इसी नाम से पुकारना चाहता था। वेटर आया और हमें हमारा खाना दे गया। बिहार में हम आलू चॉप बनाते हैं जिसमें हम कभी कभी कीमा भी भर देते हैं। ये मिस भी वैसा ही है, मैंने कहा। बिहार कैसा है? मैं कभी वहाँ नहीं गई, उसने कहा और अपने लेमनेड को सिप करने के लिए स्ट्रॉ से अपने होठ लगा दिए। दिल्ली जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, सिंपल, बहुत सारे धान। दिल्ली जैसा तो बिल्कुल नहीं है, सिंपल, बहुत सारे धान के खेत और पटना जैसे शहरों को छोड़ दें तो पीसफुल। मुझे पीसफुल जगह अच्छी लगती है, उसने कहा। लेकिन वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स भी है। लोग एजुकेट नहीं है, वायलेंस बहुत है। तुमने तो सुना ही होगा, पुअर एंड बैकवर्ड स्टेट, जैसा कि लोग कहते हैं। रिच और बैकवर्ड भी हुआ जा सकता है। 2 मिनट तक अजीब सी खामोशी पसरी रही। साइलेंट रिया और डरा हुआ माधव। दीवार को तोड़ो, मैंने अपने आप से कहा। तुम दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती हो? हाँ, एक बड़ी फैमिली, पेरेंट्स, अंकल्स, कजिन्स और एक भाई। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? मैंने कहा। लड़के को लड़की से इंटरेस्टिंग बातें करनी चाहिए, लेकिन मेरे जैसे लूजर को इस मामले में ना के बराबर तजुर्बा या महारत थी। फैमिली बिजनेस, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तुम रिच हो ना? मैंने कहा। इडियट माधव, उसे इससे बेहतर कोई दूसरी बात नहीं सूझी थी। वो मेरे इस डायरेक्ट सवाल पर हंस पड़ी। पैसे के मामले में रिच या फिर माइंड के मामले में, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिच यानी पैसे वाला होना? अनफॉर्चुनेटली हाँ। अनफॉर्चुनेटली क्यों? सभी पैसे वाला होना चाहते हैं। हाँ शायद, लेकिन मुझे इससे दिक्कत होती है। प्लस पैसों के लिए अंधी दौड़ और उससे जुड़ी हुई आपकी पहचान, मैं इस सब को समझ नहीं पाती। मैं समझ गया कि मेरी और उसकी दुनिया अलग अलग है। शायद मुझे उसके बारे में सपने संजोने बंद कर देना चाहिए। प्रैक्टिकली, लॉजिकली, रैशनली, किसी भी तरह से इसमें कोई सेंस नहीं था। कैन आई ट्राई योर मिस? उसने कहा। मुझे भूख लग रही। मैंने हामी भर दी। मैंने वेटर से एक और फोर्क लाने को कहा, लेकिन उसने मेरा फोर्क उठाया और खाना शुरू कर दी। उसने मेरा फोर्क का इस्तेमाल किया था। क्या इसका कोई मतलब है? तुम्हारा घर कहाँ है? उसने कहा। सिमराव, पटना से 3 घंटे की दूरी पर मौजूद एक छोटा सा कस्बा। नाइस, उसने कहा। तुम्हें तो वो शायद बोरिंग लगे। नहीं नहीं, मुझे उसके बारे में और बताओ। जैसे कि तुम देख सकते हो, मैं ज्यादा बातूनी नहीं हूँ, मुझे सुनना ज्यादा पसंद है, उसने कहा।
वो वाकई इंटरेस्टेड लग रही थी। मैंने उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताया, मेरी माँ, उनका स्कूल और बास्केटबॉल। बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। मेरे पिता को गुजरे 10 साल हो चुके हैं। वे हमारे लिए विरासत में एक बड़ी सी खस्ताहाल हवेली, कुछ ज़मीनें और प्रॉपर्टीज से जुड़ी कई लीगल केसेस छोड़ गए थे। मेरे पुरखे जमींदार थे और सिमराव के शाही खानदान के सदस्य थे। सिमराव ब्रिटिश काल के भारत के सबसे पुरानी रियासत थी। जब देश आज़ाद हुआ तो सरकार ने हमारे रियासत ले ली और हमारे हिस्से केवल एक सालाना पेंशन आई, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती गई। मेरे परदादा काकाओं ने पूरा पैसा उड़ा दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि जुए के दावे लगाने में पूरी दुनिया में उनसे अव्वल कोई नहीं है। आखिरकार घर की औरतों को कामकाज की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी। मेरे तमाम कजिन्स विदेश जा चुके थे और उन्होंने कभी देश नहीं लौट आने का कसम खा ली थी। इकलौते मेरे पिता ही बिहार में रुक गए थे और वे ही सिमराव के आखिरी राजा साबित हुए। 10 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। मेरी माँ रानी साहिबा दुर्गा झा घर में मजबूत इरादे वाली इकलौती शख्स थी। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और खेती बाड़ी का काम भी देखा। उन्होंने सिमराव रॉयल स्कूल भी खोला जिसमें आसपास के गांव के कई 700 बच्चे पढ़ते। ईयरबड्स की आवाज़ से मेरा ध्यान भटका। रिया अपने लेमिनेट लगभग ख़त्म कर चुकी थी। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पिछले 10 मिनट से नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ ना? मैंने तय कर लिया था कि अब मैं कुछ मिनटों तक चुप्पी साधे रहूँगा। अब साइलेंट रिया की बोलने की बारी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं मुस्कुरा दिया। अब तुम बोलो। अगर तुमने मुझे इसी तरह बोलते रहने दिया तो मैं कभी चुप नहीं होऊंगा। ओके, बट वेट, टेक्निकली तुम एक प्रिंस हो, है ना? या शायद तुम किंग हो, राजा साहिब। मैं हंस पड़ा। आप कोई राजा या राजकुमार नहीं बचे हैं। आप तो केवल अनपढ़ देहाती ही उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन वे बातें तो करते हैं ना। सीरियसली, तो क्या मैं एक प्रिंस से बात कर रही हूँ? क्या वे लोग तुम्हें राजकुमार कहकर पुकारते हैं? उसकी आंखें फैल गई। उसकी अवार्ड विनिंग आईब्रोज भी कुछ कुछ ऊपर नीचे हो रही थी। कभी कभी वे लोग कहते हैं, लेकिन अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब हम अमीन नहीं हैं। तुम एक महल में रहते हो, हवेली। हाँ, उसे एक छोटा मोटा महल ही समझो। खैर, मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ। मैं एक मामूली बिहारी लड़का हूँ जो ग्रेजुएशन करने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं तुम्हें किसी एंगल से प्रिंस लगता हूँ? कम ऑन, तुम टॉल और हैंडसम हो। यदि तुमने कुछ ज्वेलरी वगैरह पहने होते तो तुम बिल्कुल किसी प्रिंस जैसे लगते, उसने कहा। हालांकि उसने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन फिर भी ये उसकी तरफ से मेरे लिए पहला कॉम्प्लीमेंट था। मेरे भीतर खुशी के छोटे छोटे लड्डू फूटने लगे। क्या मेरे जैसी एक मामूली सी लड़की ने अभी अभी सिमराव के राजा साहिब के साथ बास्केटबॉल खेला है? उसने कहा और जोरों से हंस पड़ी। मुझे तुम्हें यह सब नहीं बताना चाहिए था, मैं सिर हिलाते हुए कहा। कम ऑन, उसने कहा और मेरी कलाई को थपथपाया। मेरी बाहों पर जैसी गर्माहट की एक लहर दौड़ गई। और तुम्हारे बारे में क्या? ऐसी कौन सी 18 साल की लड़की होगी जो BMW में कॉलेज आती है और फिर भी खुद को मामूली लड़की बताती है? ओह, तुमने देख लिया, वो मेरे डैड की कार है। तुम तो बहुत रिच होगी। मेरी फैमिली है, मैं नहीं। इसी दौरान 3 लड़कियां हमारी टेबल पर आई। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा, उनमें से एक ने कहा। हे गर्ल्स, रिया ने कहा, आओ हमारे साथ बैठो। माधव, इनसे मिलो। ये है गरिमा, आयशा और रचिता, मेरी क्लासमेट्स। गर्ल्स, ये है माधव, मेरे बास्केटबॉल फ्रेंड। मुझे पता चला कि उसकी ज़िंदगी में मेरी क्या जगह है। एक बास्केटबॉल फ्रेंड। शायद उसके पास इसी तरह अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग दोस्त होंगे। लड़कियों ने ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक मेरा मुआयना किया। नॉट बैड रिया, गरिमा ने कहा और आंख मारी। लड़कियां हंस पड़ी और हमारे साथ बैठ गई। तुम कॉलेज टीम में हो? रचिता ने मुझसे पूछा। उसने अपने सिर पर लाल काला रुमाल बांध रखा था। मैंने सिर हिला दिया। मैं उनकी इस बोल्ड बेतुकी से नर्वस था। माधव स्टेट लेवल पर खेल चुके हैं
रिया ने कहा और मेरी तरफ गर्व से देखा। वाह, सभी लड़कियों ने एक स्वर में कहा। क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? मैंने इंग्लिश में कहा। तीनों लड़कियां पहले तो चुप हो गई और फिर एक साथ हंस पड़ी। मैं समझ गया कि वे मुझ पर हंस रही है। मैंने इंग्लिश में वो वाक्य कुछ इस तरह से बोला था, वुड यू लाइक टू ऑर्डर एनीथिंग? मुझे पता नहीं था कि इस तरह से इंग्लिश बोलना इतना बड़ा गुनाह साबित हो जाएगा। व्हाट हैपेंड? मैंने कहा। नॉट ए थिंग, गरिमा ने कहा और उठ खड़ी हुई। थैंक्स माधव, हमने अभी अभी लंच किया है। हे रिया, लेट्स कैच अप लेटर। तीनों लड़कियां चली गई। हमने उन्हें गुड बाय बेब किया। क्या हुआ रिया? मैंने कहा। दे आर डर्टीज, फॉरगेट देम, उसने कहा। डर्टीज? सिली एंड स्टूपिड। एनीवे, अब मुझे भी चलना चाहिए, मेरा ड्राइवर आ गया होगा। हम कैफेटेरिया से निकलकर मेन गेट तक आए। वहाँ उसकी डार्क BMW उसका इंतजार कर रही। तो मैं तुम्हारा बास्केटबॉल फ्रेंड हूँ। जैसे ही हम कार के पास पहुँचे मैंने कहा। वेल हाँ, और मेरे लेमनेड और मिस फ्रेंड भी। टी फ्रेंड बनाने के बारे में क्या ख्याल है? वो कार में बैठ गई। उसने गुड बाय कहने के लिए खिड़की की शीशा नीचे किया। या फिर मूवी फ्रेंड? हम क्या? इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? यही कि अगर मैंने ना कह दिया तो कहीं शहजादे साहब मुझे सजाए मौत न सुना दे। मैं हंस पड़ा। हो सकता है। सी यू लेटर प्रिंस, उसने कहा। कार चल दी। पता नहीं मैं सचमुच का प्रिंस था या नहीं, लेकिन मुझे तो अपनी प्रिंसेस मिल गई थी।